हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस क्राइम थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी उसका नाम है कोल्ड केस। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है। कोल्ड केस मूवी की स्टोरी दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है, जहां पे एक और मर्डर केस की जांच होती है तो दूसरी ओर निजी तौर पे एक जर्नलिस्ट की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक बड़ी ट्विस्ट लाती है। और इसीलिए मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसी कहानी आप कभी सुने ही नहीं होंगे। चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है वाराणसी में हिंदू समाज की भूत प्रेत भगाने की रस्म और केरल में मुस्लिम समाज की भूत प्रेत भगाने की रस्म से। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेधा होती है। मेधा एक न्यूज चैनल के लिए गोस्ट रिलेटेड शोज बनाती है। हमें ये भी पता चलता है कि मेधा एक किराए की मकान देख रही है रहने के लिए और उसी मकान की मालिक का कॉल आता है उसे और वो घर देखने के लिए मेधा को आने के लिए कहते हैं। मेधा का शो कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा होता है, जिस पर उसकी बॉस की बेटी उसे बहुत सुनाती है। इसके बाद वो हाफ डे लेके ऑफिस से घर देखने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसके पास एक कॉल आता है। कॉल पर एक औरत उसे बात कर रही होती है। इस कॉल से हमें ये पता चलता है कि मेधा की डिवोर्स होने वाला होता है और जिससे वो कॉल पर बात कर रही होती है वो उसकी मदर इन लॉ थी। मेधा की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम चीनू है और मेधा की मदर इन लॉ चाहती है कि चीनू मेधा के पास नहीं रहकर उनके साथ रहे, लेकिन मेधा इस पे गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है। मेधा वहाँ से निकलकर एक घर को देखने के लिए जाती है। क्योंकि उसका डिवोर्स होने वाला होता है इसलिए वो अपने लिए जल्द से जल्द एक नया घर ढूंढना चाहती थी। मेधा को वो घर काफी पसंद आता है तो वो उस घर में शिफ्ट होने के लिए सोचती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करके चीनू का सामान पैक करने के लिए कहती है ताकि वो अपने नए घर में जल्द से जल्द शिफ्ट हो पाए। तभी हम देखते हैं कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है और उसको एक पॉलीथीन बैग मिलती है। जब वो उस पॉलीथीन को खोलता है तो उसके अंदर एक खोपड़ी यानी किसी का स्कल होता है। तुरंत वहाँ पर मीडिया और पुलिस पहुँच जाती है। कुछ ही देर में वहाँ एसीपी भी पहुँचता है जिसका नाम सत्यजीत होता है। वहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर सत्यजीत को कुछ जानकारी देता है कि जो स्कल मिला था उसमें कुछ ब्लड ड्रॉप भी थी, तो उनका डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी। अगले सीन में जब सत्यजीत एक डॉक्टर से मिलता है तो वो उसे बताती है कि जो डीएनए टेस्ट उन्होंने करा उससे ये पता चला है कि वो स्कल किसी औरत का है जिसकी उम्र 25 से 30 साल की होगी और पिछले 1 साल के भीतर उसकी मौत हुई होगी। इसके बाद सत्यजीत अपनी ऑफिसर्स को कहता है कि इन कुछ दिनों में जितने भी फीमेल्स की मिसिंग रिपोर्ट्स हुई है सबकी जानकारी निकालने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि चिन्नू और उसकी माँ मेधा अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन चिन्नू जब अपने पुराने वाले घर को छोड़ रही होती है तो वो अपने साथ एक प्यारी सी डॉल को लेके आती है और वो कहती है कि वो डॉल उसकी आंटी ने दी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम वही अगले सीन में देखते हैं कि सत्यजीत दिमाग लगाता है कि अगर विक्टिम की स्कल मिला है तो बाकी बॉडी पार्ट्स भी मिलने चाहिए, बट स्कल छोड़ के कोई भी बॉडी पार्ट्स उस नदी में नहीं थे। तो हो सकता है कि किलर ने बाकी बॉडी पार्ट्स को ऐसी जगह फेंका होगा जो अक्सर नजर न आता हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेधा एक एडवोकेट से मिलती है जो उसका डिवोर्स करवाने वाली होती है। एडवोकेट का नाम हरिता होता है। हरिता मेधा से उसकी छोटी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में पूछ रही होती है, जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसने क्यों और किस वजह से सुसाइड किया था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। हरिता बातों बातों में मेधा को एक नई घर खरीदने के लिए भी कहती है। तो हमें ये पता चलता है कि हरिता की एक विला प्रोजेक्ट भी है जिसे वो एज ए साइड बिजनेस चलाती थी। उधर सत्यजीत को कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगता है जिसे वो ये बताता है कि उन्हें लापता 1434 केसेस में ऐसी 37 औरत को ढूंढना है जो लापता हो गई है। तो इन 37 औरतों की फोटोज और डिटेल्स कंगाल के सबकी खोपड़ी के फोटो के साथ विक्टिम की स्कल को मैच करना होगा, तभी पता चलेगा कि असल में ये स्कल किसकी है। फिर अगले सीन में हमें मेधा को दिखाया जाता है। उसको उसके नए घर के किचन के बेसिन में से किसी औरत की
बाल मिलते हैं। मेधा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी और उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि किचन के बेसिन में किसी औरत का बाल कैसे आ सकता है। मेधा ने चिन्नू का ख्याल रखने के लिए एक मेड रखी हुई थी क्योंकि वो रोज काम पर जाया करती थी। जब मेधा की मेड चिन्नू के लिए फ्रिज में से आइस क्यूब निकालने गई तो वो देखती है कि उस आइस क्यूब में मकड़ी जमी हुई थी। मेधा की मेड इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वही हम देखते हैं कि स्कल की जांच चल रही होती है पर किसी भी विक्टिम्स की फोटो से स्कल की मैच नहीं होती जो मिसिंग हुई थी। तो एसीपी सत्यजीत और फॉरेंसिक डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन लास्ट बचता है कि जो स्कल मिला है उसे डिजिटली उस लड़की की फोटो बना के देखा जाए, फिर विक्टिम को ढूंढने में आसानी होगी। उधर रात हो जाती है और मेधा और चिन्नू सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एकदम से उनके रूम में पानी भरने लगता है। लेकिन जब मेधा बाहर जाती है तो उसको उसकी मेड मिलती है डरी हुई और वो बताती है कि उसको किसी की रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन जब वो जाकर देखी कौन रो रही थी तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये सुनकर मेधा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी बीच हमें सत्यजीत दिखाया जाता है। उसको काफी जांच करने के बाद भी कोई नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद जो मरा है वो केरला का नहीं है और तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो आदमी असल में सत्यजीत का अंकल होता है। वो अंकल काफी ज्यादा दारू पीता था इसलिए वो सत्यजीत से पैसा मांगने आया होता है। तभी वो उसे पैसा देके जाने को बोलता है। तभी सत्यजीत को फॉरेंसिक डॉक्टर से ये पता लगता है कि जो उनको स्कल मिला होता है उसमें एक दांत नकली था और दूसरा लगाया हुआ था। तो इससे ये पता लग सकता था कि आखिर में ये किसका दांत है। वही मेधा के घर में काफी ज्यादा अजीब चीजें महसूस हो रही होती है जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन मेधा अपनी कॉलीग से पूछती है इसके बारे में, लेकिन वो इस बात पर हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि भूत वाले शोज बनाते बनाते उसको भूत देखने लग गए हैं। मेधा सुपरनैचुरल चीजों के बारे में सर्च करने लग जाती है। फिर उसको एक औरत के बारे में याद आता है जो आत्माओं से बात कर सकती थी। मेधा फिर उस औरत से मिलने के लिए सोचती है। मेधा और उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। उस औरत का नाम होता है जारा जो ब्लाइंड भी थी। मेधा जारा से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उसके घर में कोई सुपरनैचुरल चीज हो रही है। तो ये सच में सुपरनैचुरल चीजें हैं या फिर मेधा की वहम है, ये वो जारा से पूछती है। जारा को फील हो जाता है कि शायद वो सच कह रही है, इसलिए वो उसके घर आने के लिए राजी हो जाती है। अब जारा मेधा के घर पहुंचती है और अपनी प्रोसेस से मेधा के घर में हो रही चीजों के बारे में पता लगाती है। जारा को पता चलता है कि मेधा के घर पर ईवा मारिया नाम की एक आत्मा भटक रही थी। उधर सत्यजीत को भी पता चल जाता है कि जो स्कल मिला था वो किसी ईवा मारिया नाम की लड़की का था। इधर घर में मेधा को फ्रिज में से अजीब अजीब चीजें महसूस होती है। उसको लगता है कि फ्रिज में कुछ गड़बड़ी है जिससे कि घर में डरावनी चीजें हो रही थी। तो मेधा अपनी मालिक से फ्रिज को ले जाने के लिए बोल देती है और फ्रिज के ऊपर काला कपड़ा डाल देती है। अब सत्यजीत को ईवा मारिया का आधार कार्ड मिलता है जिससे उसको उसके घर का पता पड़ जाता है। तो सत्यजीत और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके घर पर जाता है। तभी रास्ते में उसे जानकारी मिलती है कि वहाँ एक फिलिप नाम का आदमी रहता था जिससे उसकी पहली बीवी से ईवा मारिया बेटी हुई थी। फिर उसके बाद फिलिप ने लिली नाम की लड़की से शादी कर लिया था और उससे उसको 2 बच्चे भी हुए थे। लिली ईवा को पसंद नहीं करती थी इसलिए ईवा को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। फिर 1 साल बाद ही फिलिप की मौत हो गया था। फिलिप ने सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दिया था और ईवा ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। लिली और उसके बच्चे वो सब कहीं और जगह पर रहते थे। वहाँ लिली बताती है कि ईवा ने किसी नॉर्थ इंडियन लड़के से शादी कर ली थी और सब कुछ बेचकर उसी के साथ रहने लग गई थी। अब वही मेधा जारा से मिलती है और जारा बताती है कि ईवा उस फ्रिज से मेधा को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही है और हो सकता है कि उसके साथ जो हुआ वो उसके लिए मेधा की हेल्प मांग रही हो।
अगर मेधा उससे दूर भागेगी फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि मेधा ये जानने की कोशिश करे कि ईवा उससे आखिर चाहती क्या है। इसलिए मेधा फ्रिज को फिर से चालू करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि वो फ्रिज वहाँ पर आया कहाँ से। उधर सत्यजीत को पता लगता है कि ईवा की लास्ट लोकेशन वाराणसी थी। सत्यजीत ईवा का नंबर अपने फोन में सेव करता है तो उसको पता लगता है कि उसके डीपी में वाराणसी की पिक्चर लगी हुई होती है। वहीं मेधा को ईवा मारिया की फेसबुक आईडी मिल जाती है और वो कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करती है। तो मेधा को पता चलता है कि उसकी एडवोकेट हरिता और ईवा म्यूचुअल फ्रेंड है। तो मेधा हरिता से ईवा के बारे में पूछती है। हरिता उसे अगले दिन सारी जानकारी देने के लिए कह देती है। उधर सत्यजीत को ईवा के हस्बैंड के बारे में पता लगता है। वही हरिता मेधा को बताती है कि ईवा उसके डिवोर्स के सिलसिले में हरिता के पास आई थी कि ईवा के जो पति है वो मेधा के ही चैनल में काम करता है जिसका नाम दर्शन था। अब हम देखते हैं कि सत्यजीत दर्शन से मिलने के लिए जाता है जिसका एड्रेस उसे मैरिज रजिस्टर ऑफिस से मिला था। वो ईवा के बारे में पूछताछ करता है तो दर्शन उसे कुछ भी वहाँ नहीं बताता है क्योंकि वो ऑफिस में था, कहीं और सत्यजीत से मिलने के लिए कह देता है। तो दर्शन असल में मेधा की ही बॉस होता है। उधर मेधा का फ्रेंड उसे बताता है कि दर्शन और ईवा ने अपनी कॉलेज के प्यार से शादी की थी। फिर जहाँ दर्शन काम करता था फिर उसकी बॉस की बेटी उसे पसंद करने लगी तो वो अपनी पहली बीवी से डिवोर्स लिया और बॉस की बेटी से शादी कर ली। अब सत्यजीत दर्शन से उसी के घर में दोबारा मिलता है और दर्शन सत्यजीत को बताता है कि ईवा से उसकी शादी एक गलती थी। वो बताता है कि जब वो कम उम्र के थे तो उन्होंने शादी कर लिया था, उनमें इतना सेंस नहीं था, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि करियर पर भी फोकस करना उतना ही जरूरी है और ईवा ने ही पहले डिवोर्स लेने के लिए कहा था। वो और भी बताता है कि जब वो मैरिड थे तो उसने 2-3 करोड़ रुपया अपने बिजनेस को बनाने के लिए ईवा से उधार लिया था, लेकिन जब डिवोर्स होने लगा था तो ईवा अपने पैसे वापस मांगने लगी थी। लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तो दूसरी बीवी की पिता ने उसकी मदद की और सारे पैसे ईवा को दे दिया गया था। उसी दौरान सत्यजीत के साथ काम करता एक ऑफिसर को दूसरी एक केस में कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं तो ये पूरा संभावना था कि वो शायद इसी केस से रिलेटेड हो। वही मेधा अब हरिता से मिलती है। हरिता भी वही चीज बताती है जो दर्शन ने सत्यजीत को बताया था और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर्स को बाकी के बॉडी पार्ट्स मिले थे वहाँ एक बाल भी मिला था जो किसी शॉर्ट हेयर वाली औरत का था। वो शायद खूनी हो सकता था। अब जहाँ पर ईवा काम करती थी वहाँ मेधा जानकारी लेने पहुँच जाती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की बताती है कि ईवा ने अचानक ही एक दिन जॉब छोड़ दी थी। उसे पूछने पर ये बताती है कि वो लड़की बहुत बार ट्राई की थी बट ईवा ने किसी मैसेजेस का कभी रिप्लाई नहीं दिया और कॉल्स को भी कभी पिक नहीं किया। लेकिन जब उस लड़की की शादी हुई थी तो ईवा की तरफ से कांग्रेट्स का मैसेज आया था, लेकिन जब उसने दोबारा कांटेक्ट करने की ट्राई की तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सत्यजीत को पता चलता है कि जो बाकी के बॉडी पार्ट्स मिले थे वो असल में ईवा मारिया का ही थे। इसके बाद सत्यजीत वहाँ पूछताछ करने के लिए जाता है जहाँ पर ईवा और उसका हस्बैंड रहा करते थे, लेकिन वहाँ के ओनर उसे ये बताते हैं कि ईवा के हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ ही चक्कर चल रहा था, इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स के बाद ईवा कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ मकान मालिक की बीवी बताती है कि उसने ईवा को एक दिन कार में कहीं जाते हुए देखा था। उसने बुलाने की बहुत ट्राई भी की थी बट ईवा ने नहीं सुना और उसके साथ उस दिन एक शॉर्ट बालों वाली लड़की भी थी जो कार ड्राइव कर रही थी। ये सुन के सत्यजीत को लगता है कि जो बॉडी पार्ट्स मिली थी उसमें किसी का शॉर्ट हेयर मिला था। अब हो सकता है कि वो लड़की ही किलर होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेधा की मदर इन लॉ उसके घर आई हुई होती है और वो मेधा को कन्विंस करती है कि चिन्नू को उनके साथ रहने दे। कुछ ही देर में जब वो चिन्नू के साथ खेल रही होती है तो उसे वहाँ एक काला साया दिखाई देती है और किसी की पैर के निशान भी, तो वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सत्यजीत को अब पता लगता है कि जो उसे बाल मिले हैं वो एक औरत के ही थे। अब सत्यजीत उस हॉस्टल में पूछताछ करने के लिए जाता है जहाँ ईवा रहा करती थी। वहाँ उसे पता लगता है कि ईवा वहाँ से भी अचानक छोड़ के चली गई थी और अपना सामान भी नहीं लेकर गई थी।
हॉस्टल वालों ने जब उसे कांटेक्ट करने की ट्राई करा तो उसने जवाब नहीं दिया, पर कुछ टाइम के बाद उसका एक मैसेज आया था कि वो एक जर्नी पर जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी। और उस मैसेज में ये भी लिखा था कि उसकी चीज लेने के लिए एक लड़की रेखा आएगी। वार्डन और भी बताती है कि कोई लड़की भी ये सब बातें इवा मारिया के बारे में जानने के लिए कुछ ही दिन पहले हॉस्टल आई थी। यह वो लड़की असल में मेधा ही थी और यहाँ से मेधा और सत्यजीत का रास्ता एक ही डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो ऑब्वियस बात है कि दोनों की मुलाकात इस केस के लिए बहुत जल्द होने वाली थी। सत्यजीत हॉस्टल वार्डन को कह देता है कि अगर वो लड़की दोबारा आए तो उसको कांटेक्ट करने के लिए। उधर सत्यजीत इवा मारिया की आईडी को चेक कर रहा होता है और उसको ये पता लगता है कि सारी फोटोज में उसका कहीं भी फेस नहीं है, बस रैंडम प्लेसेस की पिक्चर्स है। सत्यजीत को उन्हीं फोटोज में से क्लू मिल जाता है और वो एक मीटिंग बुलवाता है जिसमें सभी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। उसमें सत्यजीत ये बताता है कि ईवा के मरने के बाद भी उसका अकाउंट कोई यूज कर रहा था। उसमें से एक फोटो 30 अप्रैल 2019 का होता है जिसमें कि एक कोविड-19 का स्टॉल लगा हुआ था वाराणसी में और वहाँ पर पहला कोविड केस 4 अप्रैल को ही मिला हुआ था और 30 अप्रैल को ये पोस्ट डालने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसे ये पता लगता है कि जो किलर है उस वक्त वाराणसी में ही था, ईवा का मोबाइल यूज कर रहा था और उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया था और सबको अपनी सिटी में आना पड़ा था और हो सकता है कि वो किलर केरला में वापस आया होगा। सत्यजीत बताता है कि अब हमें ये जानकारी निकालनी होगी कौन कौन केरला आया था वापस लॉकडाउन में। सत्यजीत को उस टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और एज एक्सपेक्टेड उसको इवा मारिया का नाम भी वापस लाया गया लोगों की लिस्ट में मिल जाता है। लेकिन सत्यजीत को अपने अंकल का नाम भी वहाँ उस बस के पैसेंजर लिस्ट में मिलता है, इसलिए वो फौरन अपने अंकल से बात करने निकल पड़ता है। तब उसके अंकल ये बताता है कि वो वाराणसी से वापस जब आ रहा था तब उसकी मुलाकात इवा मारिया से हुई थी। सत्यजीत इवा मारिया की पिक्स दिखाता है लेकिन उसकी अंकल कहता है कि वो ये तो नहीं थी और उसका अंकल ये भी बताता है कि इवा मर कैसे सकती है क्योंकि उन्होंने तो उसे वही आसपास देखा भी है रिसेंटली। सत्यजीत उसके अंकल को याद करने को कहता है लेकिन उसके अंकल को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। सत्यजीत तब दिमाग लगाता है कि इवा मारिया के पास बहुत ज्यादा पैसा था और हो सकता है पैसों की वजह से ही उसका किसी ने खून किया हो और किसी को शक न हो, इसीलिए किलर उसके सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा था और व्हाट्सएप पर रिप्लाई देता रहा। किलर ने 6 महीने तक सबसे बातें की और एक जर्नी पर इवा चली गई है ये बातें सभी को मैसेज करके बताई ताकि किसी को शक न हो और जिसने इवा को मारा है वो एक औरत ही है। अब उसी दौरान हॉस्टल वार्डन का कॉल आता है सत्यजीत को जो ये बताती है कि जो लड़की पूछताछ करने हॉस्टल आई थी वो टीवी पर आई थी। अब फाइनली मेधा और सत्यजीत का मुलाकात होती है। सत्यजीत और मेधा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मेधा अपनी सुपरनैचुरल घटनाओं के बारे में बताने लगती है लेकिन सत्यजीत उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और मेधा ये भी बताती है कि उसकी एडवोकेट फ्रेंड हरिता इवा की डिवोर्स केस हैंडल कर रही थी तो उसने मेधा को काफी सारी जानकारी दी थी। उसी वक्त सत्यजीत के पास कॉल आता है उसके अंकल का और सत्यजीत को पता चल जाता है कि आखिर किलर कौन है क्योंकि सत्यजीत के अंकल को याद आ गया था कि वो किलर उसने कहां पर देखा था और तब सत्यजीत मेधा से उस किलर की फोटो दिखाता है तो मेधा एकदम से ही हैरान हो जाती है और मेधा को पता चलता है तब कि किलर और कोई नहीं उसकी एडवोकेट फ्रेंड हरिता ही थी। फिर सीन यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं इवा और हरिता एक ही कार में कहीं जा रहे होते हैं। हरिता को इवा के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि उसने ही तो इवा का डिवोर्स करवाया था और सलाह दिया था कि अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। हरिता का विला प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा था लेकिन पैसों की कमी के कारण वो काम रुक जाता है। हरिता भी पैसों को लेकर बहुत लालच था और उसे पता था कि इवा के पास बहुत पैसा था, इसलिए हरिता उसे उसके घर रुकने के लिए कहती है और इवा मान जाती है। हरिता इवा की वाइन में कुछ मिला देता है और वाइन पिलाकर उसके बाद उसकी गला घोटकर इवा को मार देती है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक फ्रिज पे रख देती है। ये वही फ्रिज था जो हमें मेधा के घर में देखने को मिला था। इसके बाद हरिता इवा की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक देती है। हरिता इवा मारिया के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगा के खुद ही इवा मारिया बन जाती है। उसके बाद वो उसके सोशल अकाउंट्स यूज करने लगती है और खुद ही वाराणसी घूमने चली जाती है। वाराणसी में ढेर सारे पिक्स
खींच के वो ईवा के सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देती है ताकि देख के ये लगे कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चली गई है। और हरिता ईवा का फोन वहीं पर फेंक देती है पानी में। लेकिन तब देश में एक ऐसा घटना घट जाती है कि उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वो था कोविड उस समय देश में फैल जाता है और हरिता को वापस केरला जाना होता है। तो हरिता ईवा मारिया बनके ही केरला आ जाती है। हरिता सिर्फ यही पर रुकी नहीं थी, ईवा की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नकली ईवा बनके ब्रोकर से मिली थी और ईवा की सारी प्रॉपर्टी मोटी रकम में बेच दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तब तक हरिता को वरक लग गया था कि मेधा बहुत कुछ जान चुकी थी, तो वो सबूत मिटाने के लिए मेधा के घर पर गई होती है। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो उसके साथ अजीब अजीब घटना शुरू हो जाती है। लाइट अचानक से चली जाती है और वो नोटिस करती है कि फ्रिज अपने आप बंद और खुल रहा होता है। जैसे ही वो फ्रिज खोलती है फ्रिज के अंदर सीन चेंज हो जाता है और हरिता को फ्रिज में खून से लथपथ ईवा की बॉडी पार्ट्स थैली में रखा हुआ नजर आती है। ये देख के हरिता बहुत डर जाती है और तभी उसकी चीख निकल जाती है। इसके बाद अगले सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है। मेधा के घर के सामने मीडिया और पुलिस वाले आए होते हैं क्योंकि हरिता की डेथ हो चुकी होती है उस फ्रिज की फट्टे से। तब मेधा सत्यजीत को जाकर कहती है कि अब भी विश्वास नहीं हो रहा सुपर नेचुरल चीजों में, लेकिन सत्यजीत कहता है कि उसको सिर्फ एविडेंस और प्रूफ पर ही विश्वास है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मेधा की छोटी बच्ची उसकी डॉल के साथ खेल रही होती है जो उसकी आंट ने दी थी। इसके बाद उसकी आंट की फोटो की ओर कैमरा जूम होता है और एकदम से उसकी फोटो पर क्रैक आ जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। शायद कभी हमें इस फिल्म की सीक्वल देखने को मिल जाएगा। खैर, आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप सबसे फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।